नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 15 मई 2022 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ वासियों से बोरेबासी खाकर श्रम का सम्मान करने की अपील किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मजदूर दिवस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के आहार और संस्कृति के गौरव की अनुभूति के लिए देश विदेश के कोने कोने में बसे छत्तीसगढ़ के लोगों को बोरेबासी खाकर श्रम का सम्मान करने की अपील किए हैं। बता दें कि बोरेबासी छत्तीसगढ़ का ऐसा भोजन है जो बचे हुए चावल को पानी में भिगोकर रात भर रख कर बनाया जाता है। फिर सुबह उसमें हल्का नमक डालकर टमाटर की चटनी, अचार और कच्चे प्याज के साथ खाया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग प्रायः सुबह बासी का नाश्ता करते हैं। बोरेबासी खाने से न सिर्फ गर्मी और लू से राहत मिलती है, बल्कि बीपी कंट्रोल रहता है और साथ ही डिहाइड्रेशन की समस्या भी नहीं होती। प्रदेश की राजधानी रायपुर में 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग के परिसर स्थित गढ़ कलेवा में बोरेबासी थाली का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 मई 2022 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 1 मई को मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ उनके डोर स्टेप पर प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज के नकल के लिए अनुरोध, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे प्रदान की जाएगी। इस प्रकार इस योजना के तहत कुल 13 प्रकार की नागरिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना के प्रथम चरण के शुभारंभ के साथ यह प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की गई है। अब इसके साथ हम आपको एक और महत्वपूर्ण योजना के बारे में भी बता दें। यह योजना है तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना। तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना का शुभारंभ 1 जून 2021 को किया गया था। यह छत्तीसगढ़ सरकार परिवहन विभाग की योजना है। इस योजना के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को परिवहन सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जा रही है। इन सेवाओं में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं शामिल हैं। इसमें डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण और पता परिवर्तन सहित लाइसेंस से संबंधित 10 सेवाएं तथा ऑनरशिप ट्रांसफ़र तथा पता परिवर्तन समेत वाहनों से संबंधित 12 सेवाएं शामिल हैं। इस योजना से रजिस्टर्ड एड्रेस पर भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम 7 दिनों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के तहत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के फेज़ 2 में इनमें से कौन सा स्थल शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चैतुरगढ़। बता दें कि स्वदेश दर्शन योजना के ट्राइबल टूरिज्म सर्किट फेज़ 2 के अंतर्गत इको टूरिज्म सर्किट का कार्य योजना तैयार कर लिया गया है। इस सर्किट में चिल्फी घाटी, अचानकमार अमरकंटक घाटी एवं हसदेव बांगो डैम के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें चैतुरगढ़ शामिल नहीं है। इस प्रस्तावित योजना की कुल लागत 81 करोड़ 26 लाख रुपए है। अभी तक स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य के वनांचल क्षेत्र जसपुर, कुनकुरी, कमलेश्वर, मैनपाट, महेशपुर, कुदरगढ़, सरोधा दादर, गंगरेल, नथिया नवागांव, कोंडागांव, जगदलपुर, चित्रकोट, तीरथगढ़ को ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाने के प्रथम फेज़ का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसकी लागत 94 करोड़ 23 लाख रुपए है। अब फेज़ 2 के अंतर्गत चिल्फी घाटी, अचानकमार घाटी, अमरकंटक घाटी एवं हसदेव बांगो डैम के सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना के तहत मजदूरों को कितने रुपए एकमुश्त सहायता राशि देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
10,000 रुपये। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर श्रमिक सियान योजना के तहत मजदूरों को 10,000 रुपये एकमुश्त सहायता राशि देने की घोषणा की है। इस योजना में ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी आयु 59 वर्ष या अधिकतम आयु 60 वर्ष होंगी। इसके साथ ही ये श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए। यह योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार मंडल एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर ई रिक्शा के लिए महिलाओं को 50,000 की जगह अब कितने लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर ई रिक्शा के लिए महिलाओं को 50,000 की जगह अब 1 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ लेने के लिए बेटियों की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 21 वर्ष। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ लेने के लिए बेटियों की उम्र अभी तक 18 वर्ष निर्धारित थी। अब इसमें 3 वर्ष की वृद्धि कर छत्तीसगढ़ सरकार इसे 21 वर्ष करने जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का औपचारिक शुभारंभ 1 मार्च 2022 को पाटन दुर्ग जिले से किया गया था। यह योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजना है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता करना है। इस योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों के प्रथम 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हज़ार रुपये की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वे के दौरान बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत 300 रेलवे स्टेशनों में किस रेलवे स्टेशन ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रायपुर रेलवे स्टेशन ने। हाल ही में हुए विभिन्न मापदंडों के सर्वे के दौरान बिलासपुर जोन के अंतर्गत 300 रेलवे स्टेशनों में से रायपुर रेलवे स्टेशन ने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार के लिए सफाई, निर्धारित समय में ट्रेनों का परिचालन, स्टेशन पर यात्रियों के लिए पानी का प्रबंध, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था एवं स्टेशन में रख रखाव को मापदंड बनाया गया था। इन मापदंडों में रायपुर रेलवे स्टेशन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक ए.के. जैन ने रायपुर मंडल के डीआरएम श्याम सुंदर गुप्ता को यह सम्मान प्रदान किया। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत नागपुर, बिलासपुर और रायपुर रेल मंडल आते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय सन 1887 में किया गया था और बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना सन 1900 में कलकत्ता रेलवे के अधीन किया गया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेल लाइनों की कुल लंबाई 1186 किलोमीटर है। इसमें छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बिलासपुर रेलवे स्टेशन का है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर है। यह भारत का 16वां रेलवे जोन है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। इसके अंतर्गत 3 रेल मंडल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल आता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी विद्युत उत्पादन के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चौथे स्थान पर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में 70.40 प्लांट लोड फैक्टर के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने विद्युत उत्पादन के मामले में पूरे देश भर में 33 स्टेट पावर सेक्टर में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसमें सभी देश भर के विद्युत गृहों का औसत PLF 58.86% रहा। यह रिपोर्ट भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रित विद्युत प्राधिकरण ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व संयंत्र ने 89.22% PLF अर्जित कर कीर्तिमान स्थापित किया है। बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह की स्थापना सन 2007 में की गई थी। इसके अंतर्गत 500 मेगावाट यानी कि 250 मेगावाट के 2 इकाई कार्यरत हैं। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000 में की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2008 से पहला शून्य पावर कट राज्य घोषित किया गया है और 25 मई 2001 को छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण का गठन किया गया। इसका मुख्यालय राजधानी रायपुर में स्थित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता
2984 मेगावाट है, जिसमें तापीय क्षमता 2840 मेगावाट है। हाल ही में 1 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने 5 कंपनियों में से 2 पावर कंपनी, ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनी को समाप्त कर दिया है। इसमें ट्रेडिंग कंपनी को ट्रांसमिशन में और होल्डिंग कंपनी को वितरण कंपनी में शामिल कर लिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 3 मेडिकल कॉलेज में इनमें से कौन सा जिला अथवा स्थान शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर, कोरबा व महासमुंद जिले में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के कांकेर स्थित नए मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकल कमीशन ने MBBS कोर्स के लिए 125 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी है। वहीं कोरबा व महासमुंद में नए मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का आवंटन किया जा चुका है। राज्य सरकार इन 3 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए सेटअप मंजूर किए जाने के बाद विभिन्न पदों की भर्ती की कार्यवाही कर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन विधेयक 2022 के तहत संशोधन किया गया है। इसके तहत बंदोबस्त अधिकारी शब्द के स्थान पर उन्हें किस नाम से प्रतिस्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिला सर्वेक्षण अधिकारी। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन विधेयक 2022 के तहत संशोधन किया गया है। इसके तहत बंदोबस्त अधिकारी अब जिला सर्वेक्षण अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। वहीं बंदोबस्त आयुक्त अब आयुक्त भू अभिलेख कहलाएंगे। इसके साथ ही मूल अधिनियम 1959 में संशोधन के बाद नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त के स्थान पर अब भू सर्वेक्षण तथा भू राजस्व निर्धारण शब्द का उपयोग किया जाएगा। संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार भू राजस्व संहिता की मूल अधिनियम की 12 धारा, अध्याय 7 की 48 धारा एवं अध्याय 14 और 16 धारा में संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 मई से महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22%। राज्य सरकार ने अपने लगभग 5 लाख अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है। यह 1 मई 2022 से 17% से बढ़कर 22% हो गई है। बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी महंगाई भत्ते के मामले में अभी भी केंद्र के मुकाबले 12% पीछे हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा 5% महंगाई भत्ता वृद्धि किए जाने पर 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। हाल ही में भूगोलविदों द्वारा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गौरलाटा न होकर किस पर्वत चोटी को सबसे ऊंची चोटी होने का दावा किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंदीराज चोटी बैलाडीला। प्रदेश भूगोलविदों द्वारा दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का गौरलाटा न होकर बैलाडीला का नंदीराज चोटी है। बता दें कि अब तक विभिन्न परीक्षाओं में गौरलाटा ही प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जा रही है, जिसके अनुसार इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, जबकि बैलाडीला के नंदीराज की चोटी 1210 मीटर मानी गई है। छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी की किताब में भी गौरलाटा ही सबसे ऊंची चोटी बताई गई है। बिलासपुर CMD कॉलेज के भूगोल विभाग के HOD प्रोफेसर चंद्राकर द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा प्रकाशित धरातल पत्रक और सैटेलाइट इमेज का हवाला देते हुए बलरामपुर रामानुजगंज के लहसुन पाट स्थित गौरलाटा पर्वत की ऊंचाई 1244 मीटर, जबकि बस्तर के बैलाडीला स्थित नंदीराज शिखर की ऊंचाई 23 मीटर अधिक 1267 मीटर बताया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना के मॉनिटरिंग के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख्य सचिव। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नागरिकों को शासन के विभिन्न विभागों की 100 से अधिक सेवाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय पर उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर की गई। इस योजना के मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा
और साथ ही जिला स्तर पर जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। इस योजना की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव तथा समिति के सदस्य सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव होंगे। बता दें कि राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा नोडल एजेंसी होगा तथा नोडल एजेंसी द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर पर योजना की मॉनिटरिंग राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा द्वारा किया जाएगा। सूडा द्वारा योजना हेतु निगमवार नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नामांकित किए जाएंगे और सूडा द्वारा ही मुख्यमंत्री मितान योजना के PMU का गठन किया जाएगा तथा योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जाएगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर आ गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ 0.6% के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि पहले स्थान पर सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 0.2% के साथ हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। वहीं 1.2% के साथ असम सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर 1.5% के साथ उड़ीसा है। वहीं राष्ट्रीय आंकड़ों को देखें तो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर का आंकड़ा 7.8% है। इसमें शहरी क्षेत्रों में 9.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़ा 7.2% है। बता दें कि पिछले महीने CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ 0.6% के साथ शीर्ष प्रथम स्थान पर था। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 मई अक्ति तिहार अक्षय तृतीया को किस दिवस के रूप में मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माटी पूजन दिवस। प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार और संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों द्वारा 3 मई अक्ति तिहार अक्षय तृतीया को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। यह माटी पूजन दिवस अब प्रतिवर्ष 3 मई को अक्ति तिहार के अवसर पर मनाया जाएगा। बता दें कि इस त्यौहार पर गुड्डों गुड़ियों का विवाह और किसानों द्वारा बीज बुआई का प्रारंभ किया जाता है। इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित अक्ति तिहार एवं माटी पूजन दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजधानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। बता दें कि कृषि महाविद्यालय रायपुर में आयोजित अक्ति तिहार एवं माटी पूजन दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया गया। इस शिक्षा संस्थान का निर्माण 6.23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस महाविद्यालय भवन में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा PhD स्तर की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। यहाँ वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जहाँ देश विदेश के प्रख्यात वैज्ञानिक सीधे छात्रों से जुड़ सकेंगे तथा उन्हें विषय की जानकारी दे सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसे ग्रामीण औद्योगिक पार्क C-मार्ट एवं गोधन न्याय मिशन के समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर आलोक शुक्ला को। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ ग्रामीण औद्योगिक पार्क C-मार्ट एवं गोधन न्याय मिशन के समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस आशय का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी कर दिया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माटी पूजन दिवस के अवसर पर कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। यह एप्लीकेशन किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा माटी पूजन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। इस दौरान यहां सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर तकनीक का शिलान्यास भी किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ बायो इंक्यूबेशन प्रमोशन सोसाइटी एवं किस विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 15,000 लीटर
बायो फर्टिलाइजर का वितरण किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। बता दें कि छत्तीसगढ़ बायो इंक्यूबेशन प्रमोशन सोसाइटी एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 15,000 लीटर बायो फर्टिलाइजर का वितरण गौठानों में तैयार वर्मी कंपोस्ट को समृद्ध बनाने हेतु किया गया। इसके लिए कंपोस्ट एनरिचमेंट हेतु विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा गौठान समितियों के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब इसके साथ हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में भी जान लेते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जनवरी 1987 को की गई थी। यह राजधानी रायपुर में स्थित है। फरवरी 2022 में डॉक्टर गिरीश चंदेल को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। यह विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। राज्य सरकार के निर्देश पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने धान से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का फैसला लिया है और इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के मध्य समझौता हुआ है। हाल ही में भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस स्थान में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शंकरगढ़ बलरामपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान का पहला दिन शामली विधानसभा क्षेत्र के कुसमी के बाद दूसरा पड़ाव शंकरगढ़ का रहा, जहां उन्होंने शंकरगढ़ में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने गलफूला नदी पर बने पुल की ऊंचाई बढ़ाने की भी घोषणा की। बता दें कि गलफूला नदी कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी है। बता दें कि कन्हार नदी जसपुर के पंडरापाट अंतर्गत बखोना चोटी से निकलती है। यह जसपुर से बलरामपुर जिले में बहते हुए सोन नदी से मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है गलफूला, पेंजन, सिंदूर और चनान। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे चर्चित फिल्म समारोह एकॉन में छत्तीसगढ़ की किस फिल्म को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेला डिला को। बता दें कि फ्रांस में होने वाले दुनिया के सबसे चर्चित फिल्म समारोह में एकॉन फिल्म महोत्सव के साथ होने वाले मार्से फिल्म महोत्सव में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। इस फिल्म महोत्सव के इतिहास में यह पहला मौका है जब कंट्री ऑफ ऑनर चुनने की शुरुआत हुई है और भारत यह सम्मान हासिल करने वाला पहला देश है। वहीं इसमें आर माधवन की भारतीय फिल्म रॉकेस्ट्री इस समारोह की वर्ल्ड प्रीमियर फिल्म होगी और इसके साथ ही इनमें छत्तीसगढ़ की हिंदी फिल्म बेला डिला को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने यूनान में चल रहे WWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश्वरी यादव ने। छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने यूनान में चल रहे WWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है, जबकि वी रितिका इसमें तीसरे स्थान पर रही और उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। इसमें प्रदेश के ज्ञानेश्वरी यादव ने 156 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक प्राप्त किया, जबकि 18 वर्ष की रितिका ने 150 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक प्राप्त किए। वहीं टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता इंडोनेशिया की VDA शाह ने 185 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है जिनका चयन हाल ही में विश्वविख्यात कंपनी गूगल में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रुति नायर। बस्तर की रहने वाली श्रुति नायर का चयन विश्वविख्यात कंपनी गूगल में हुआ है। वे अब गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। बता दें कि इससे पहले भी वे अमेजॉन और गोल्डमैन सैचेस जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोविंदपुर में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने की घोषणा की है। यह किस जिला अंतर्गत स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरगुजा जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सरगुजा जिला प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोविंदपुर में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने राजमोहनी समाधि स्थल परिसर में गेट निर्माण, सौंदर्यीकरण और आहत निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा भी की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस चर्चित अभियान को देश के स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
निजात अभियान। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया है। देश के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं अन्य पुलिस संगठनों द्वारा नवाचार किए जा रहे अच्छे कार्यों पर एक किताब स्मार्ट पुलिसिंग की उत्तम कार्य प्रणाली प्रकाशित किया है। इसमें देश भर के पुलिस संगठनों के उल्लेखनीय कार्यों के कुल 30 उत्तम कार्य शामिल किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोरिया पुलिस का निजात अभियान भी शामिल है। बता दें कि निजात अभियान कोरिया जिला पुलिस द्वारा बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में नशे के खिलाफ शुरू किया गया अभियान है। इसमें अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया जाता है। अब इसके साथ हम आपको सुनो रायपुर अभियान के बारे में भी बता दें। सुनो रायपुर अभियान रायपुर पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता संबंधी अभियान है। इस अभियान को 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक एक सप्ताह आयोजित किया गया था। इस अभियान को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इस अभियान में रायपुर के 1 लाख से अधिक नागरिकों ने सड़क सुरक्षा का संकल्प लेकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है, कबीरधाम मत्स्यिकी महाविद्यालय का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूनाराम निषाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुसार मत्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पूनाराम निषाद के नाम पर किया गया है। इस संबंध का आदेश छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। अब मत्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम पूनाराम निषाद मत्स्यिकी महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि पूनाराम निषाद छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पंडवानी गायक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था। वे पंडवानी के वेदमती शैली के लोकप्रिय गायक थे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अभी तक खरखरा जलाशय का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर, खरखरा मोहंदी पाट परियोजना का नामकरण दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर, शासकीय कृषि महाविद्यालय साजा का नामकरण स्वकुमारी देवी चौबे स्मृति शासकीय कृषि महाविद्यालय साजा के नाम पर, दुर्ग के कुम्हारी में नवीन शासकीय महाविद्यालय का नाम बिंदेश्वरी देवी बघेल के नाम पर तथा कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण कंवर समाज के पुरोधा अविभाजित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे स्व प्यारेलाल कंवर के नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोयला उत्खनन ब्लॉक ने पिछले 30 सालों में देश में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिरमिरी ने। बता दें कि चिरमिरी देश के सबसे पुरानी खदानों में से एक है, जो कि सन 1928 में अंग्रेज़ों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस खदान ने अप्रैल 2022 में पिछले 30 सालों में देश में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल में यहाँ 12.88 मिलियन टन कोयला का उत्पादन हुआ है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि इन खदानों में बारूद बिछाने का कार्य भी महिलाएं कर रही हैं और विस्फोट का काम भी इन्हीं के जिम्मे है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज उत्पादन 2020-21 में प्रथम स्थान पर कोयला है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर लौह अयस्क, तीसरे स्थान पर चूना पत्थर और पाँचवें स्थान पर बॉक्साइट है। वहीं वर्ष 2020-21 में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में योगदान सर्वाधिक कोयले का है। यह प्रतिशत 21.9% है। इसके बाद दूसरे स्थान पर खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में योगदान लौह अयस्क का है। इसका प्रतिशत 17.61% है। वहीं कोयले से सर्वाधिक खनिज राजस्व कोरबा जिले से प्राप्त होता है, जबकि लौह अयस्क दंतेवाड़ा से। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस मंदिर के दर्शन के लिए रोपवे निर्माण की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुदरकड़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत ग्रामीणों से सीधे चर्चा के दौरान उनके आग्रह करने पर क्षेत्र में विकास कार्यों और जन सुविधाओं से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुदरगढ़ में मां बागेश्वरी देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र ही रोपवे निर्माण करने की घोषणा की है। यह कार्य बजट में शामिल है और जल्द ही अब इसका टेंडर निकाला जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने रक्सगंडा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की है।
बता दें कि रक्सगंडा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है। यह सूरजपुर जिले के बलंगी नामक स्थान पर रिहन नदी पर बना है। बता दें कि अब तक बमलेश्वरी मंदिर में 1300 मीटर का रोपवे का निर्माण किया गया है। वहीं महासमुंद जिले के भीमखोज पहाड़ी पर विराजित मां खल्लारी मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रोपवे की सुविधा भी जल्द मिलने वाली है। इसका निर्माण कोलकाता की कंपनी रोडवे एवं रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एमडी का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्ज्वला बघेल ने। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का प्रबंध निदेशक एमडी का पदभार उज्ज्वला बघेल ने ग्रहण किया है। बता दें कि राज्य शासन के ऊर्जा विभाग ने आगामी आदेश तक उन्हें प्रबंध निदेशक पद पर पदस्थ किया है। अब दो कंपनियों के विलय के बाद गठित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की उज्ज्वला पहली प्रबंध निदेशक होंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। 19 दिसंबर 2008 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कर 5 कंपनियों का गठन किया गया, जिसे पुनः 1 अप्रैल 2022 से ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनी को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि क्रेडा का गठन 25 मई 2001 को किया गया था और वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2984.70 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में जुलाई 2023 तक सर्व सुविधा युक्त विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इसमें विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान अगले सत्र से प्रारंभ होंगे। इसके तहत स्कूल भवन निर्माण के लिए एजेंसी तय करने का टेंडर जारी कर दिया गया है। यह संस्थान नवा रायपुर सेक्टर 32 में 20 एकड़ में बनाया जाएगा। इसमें छात्रावास, खेल मैदान, पुस्तकालय, लैब, ऑडिटोरियम सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विश्व स्तरीय स्कूल के निर्माण के लिए प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ का प्रथम व प्राचीन महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर है। इसकी स्थापना 13 जुलाई सन 1938 में की गई थी। इस महाविद्यालय की स्थापना शिक्षा शास्त्री जे योगानंदम द्वारा की गई थी और वे इस विश्वविद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे। इस महाविद्यालय का निर्माण सन 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा गठित छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात अभियान का शुभारंभ किस विधानसभा क्षेत्र से किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामरी विधानसभा क्षेत्र से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 4 मई 2022 से बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से भेंट मुलाकात अभियान का शुभारंभ किया गया और इसके बाद दूसरा पड़ाव शंकरगढ़ का रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार सहायकों की मानदेय में वृद्धि कर कितने रुपए करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9,540 रुपये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रोजगार सहायकों का मानदेय 5,000 रुपये एवं 6,000 रुपये से बढ़ाकर कलेक्टर दर के अनुसार 9,540 रुपये करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों से संबंधित मांगों पर इस संबंध में राज्य स्तर पर गठित समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा योजना में श्रमिकों की आय 193 रुपये से बढ़ाकर 204 रुपये कर दिया गया है। इसमें 11 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से हुआ था। 2 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में राज्य के 11 जिलों का चयन किया गया था। इस योजना का तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों को शामिल करके किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में शहतूती रेशम के उत्पादन के बेहतर संभावनाओं को देखते हुए इसके पौधरोपण के लिए सीमांत किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में शहतूती रेशम के उत्पादन की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए इसके पौधरोपण के लिए सीमांत किसानों को 5 लाख रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। इसके तहत सीमांत कृषकों को प्रति एकड़ शहतूत पौधारोपण एवं सिंचाई के लिए 60,000 रुपये,
कृमि पालन के लिए 3.25 लाख रुपये, कृमि पालन उपकरण के लिए 50,000 रुपये तथा निसंक्रमण के लिए 5,000 रुपये सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए ग्राम उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने राज्य के सभी कलेक्टरों को शहतूत पौधरोपण एवं शहतूती रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की सिल्क समग्र 2 योजना का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत इसमें 80% राशि केंद्र सरकार द्वारा और 10% राशि राज्य सरकार द्वारा तथा 10% राशि रेशम कृषक द्वारा वहन किया जाना है। इसके अनुसार 5 लाख में से मात्र 50,000 रुपये की राशि कृषक द्वारा वहन की जानी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए कृषकों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष देने की व्यवस्था है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए कृषकों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये प्रति वर्ष देने की व्यवस्था है। वहीं पीएम किसान योजना के तहत पात्र कृषकों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवगठित प्राथमिक कृषि साख समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा सुचारू संचालन के लिए कितने गोदाम सह कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 700। प्रदेश में नवगठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा सुचारू संचालन के लिए 700 गोदाम सह कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार की पहल से इसके लिए नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत 175 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें प्रत्येक गोदाम सह कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बता दें कि अब तक राज्य में सोसाइटियों के पुनर्गठन पश्चात 725 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसे मिलाते हुए अब राज्य में कुल 2,058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। चिरायु योजना प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिरायु योजना के माध्यम से जन्मजात विकृति के साथ पैदा हुए बच्चों का निःशुल्क जांच एवं पूर्ण उपचार किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2021-22 में अब तक प्रदेश में 18,288 बच्चों का पूर्ण उपचार किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिरायु योजना सबसे पहले 6 अगस्त 2014 को छत्तीसगढ़ के सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में लॉन्च किया गया था। इसके बाद 28 अगस्त 2014 को इसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। इसके अंतर्गत जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं उनका निःशुल्क उपचार किया जाता है। इस योजना द्वारा स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर पीड़ित बच्चों का चिन्हांकन कर चिरायु योजना के अंतर्गत पंजीयन किया जाता है, जिन्हें चिरायु दल द्वारा इन बच्चों की उच्च स्तरीय जांच कर अनुबंधित अस्पतालों में इलाज करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ वर्ष 2022 में कितने लाख हेक्टेयर धान के रकबे को अन्य फसलों में प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 लाख हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2022 में 5 लाख हेक्टेयर धान के रकबे को अन्य फसलों में प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अन्य फसलों के गुणवत्ता युक्त बीजों का भंडारण सरकारी समितियों के समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए किसानों को अन्य फसलों के लिए आसानी से ऋण स्वीकृत हो सके, इसलिए प्रक्रिया के सरलीकरण के निर्देश अपेक्स बैंक को दिए गए हैं। इसमें सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उद्यानिकी फसलों के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस बीमारी के इलाज के लिए संभावित रोगियों का ट्रू नॉट पद्धति से जांच किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीबी। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2023 तक टीबी से मुक्त बनाने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में टीबी के अति संवेदनशील लोगों की खोज शुरू कर दी गई है। इसमें संभावित रोगियों की ट्रू नॉट पद्धति से जांच उपरांत
पंजीकृत करके निःशुल्क उपचार किया जा रहा है और साथ ही मितानिनों के माध्यम से नियमित फॉलोअप भी किया जा रहा है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल के लिए इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में कब प्रकाशित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11 मई 2022 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य शासन द्वारा राजपत्रित नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में 11 मई 2022 को प्रकाशित की गई। इस अधिसूचना के तहत अब नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी तथा सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जाएगी। छत्तीसगढ़ में सामान्य भविष्य निधि लेखे के संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु पृथक से संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल के विकास व इको फ्रेंडली कॉटेज के निर्माण के लिए अनुमति दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजमेरगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अंतर्गत अमरकंटक से 282 फीट ऊंचे राजमेरगढ़ का पर्यटन स्थल के रूप में विकास के लिए केंद्र से अनुमति मिल गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के बंटवारे में अमरकंटक मध्य प्रदेश के हिस्से में चले जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार राजमेरगढ़ के विकास के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। राजमेरगढ़ में 2017-18 में 2 करोड़ रुपए की लागत से टूरिज्म कॉटेज का निर्माण किया गया था, परंतु 2020 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन क्षेत्र में पक्के निर्माण पर रोक लगा दी थी, जिसे लेकर अब केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने वन क्षेत्र में अस्थायी निर्माण की अनुमति दे दी है और इसके साथ ही राजमेरगढ़ के विकास का रास्ता साफ हो गया और इसके साथ ही यहां छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बैगा हट का निर्माण भी किया जाएगा। यहां इस क्षेत्र से लगे प्रसिद्ध ज्वालेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिसे छत्तीसगढ़ अपना हिस्सा मानती है।